तो आपने 1 साल पहले भी कैप्टन चेंज किया, तो अब आप दोबारा अगर 1 साल के बाद दोबारा कैप्टन चेंज करने की बात कर रहे हैं तो ये कोई एक आइडियल वे नहीं है। बेशक वो आउट ऑफ फॉर्म थे, उनसे बड़ा बैट्समैन इस टाइम कोई नहीं है। अब बाबर ने अगर एज एन ओपनर एक दिन में 250 किए हैं, दैट डज नॉट मीन कि ये उनकी बेस्ट पोजीशन है। विराट कोहली जो है वो डिफरेंट है। पाकिस्तान को अब्दुल्ला शफीक की तरफ वापस जाना चाहिए। पांचवां बॉलर जो है या तो शादाब खान होगा या रफात मिन्हास होगा। साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश होने के बाद पाकिस्तान तैयारी कर रहा है मुल्तान में वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, जो कि अगेन एक हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज है। उसके साथ साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के स्क्वाड पे भी बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मजहर भाई। वेलकम टू द शो मजहर भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरेस्टिंग सीरीज़ थी एक, और उसके बाद जैसे कि आपने खुद ही पॉइंट आउट किया कि अब आगे भी एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स सी कि इस महीने जो टेस्ट क्रिकेट होगी वो कहाँ पे जाएगी। तो पाकिस्तान का जो 2-0 रिजल्ट आया, आपने तो 1-1 प्रिडिक्ट किया था कि एक टेस्ट तो हम जीत लेंगे, और मुझे लगता है आपको केप टाउन टेस्ट जो था उसमें काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान ने सेंचुरियन वाले में थोड़ा सा चांस क्रिएट किया, लेकिन केप टाउन में तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया। तो मतलब लाइक आपको कहाँ पे लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो लैक किया है बेसिकली बैटिंग बॉलिंग में, दोनों में बेसिकली तो दोनों टेस्ट मैचेस में किए ही है। देखें, पाकिस्तान की जो बॉलिंग रही है टेस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में, वो थोड़ा सा ना एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है, क्योंकि टेस्ट मैचेस में आपके बॉलर्स का 20 आउट करना बहुत ज़रूरी है। और बैटिंग अगर आपकी थोड़ी वीक भी हो, तो अगर आपकी बॉलिंग अच्छी हो तो आप टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइव या एक्सेल कर सकते हैं। और पाकिस्तान की तो हिस्ट्री ये रही है कि बैटिंग कभी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही, मोस्टली बॉलर्स जो है वो मैचेस जितवाते थे। तो इसमें भी जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली पाकिस्तान को, सेकेंड टेस्ट मैच में तो चले एक पिच बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली थी, लेकिन पहले मैच में आई थिंक कि पाकिस्तान के कंट्रोल में था मैच, तो वो एक अपॉर्चुनिटी को लूज़ करना। देन जो इस टाइम सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि पाकिस्तान के पास टेस्ट क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है बॉलिंग की, वो आपके पास बॉलर्स नहीं है। जहाँ पे थोड़ी सी बैटिंग कंडीशंस होंगी या इवन नॉर्मल कंडीशंस में भी आपके पास एक्स्ट्रा पेस वाले बॉलर्स नहीं है। जो एक था नसीम शाह, वो इंजर्ड हो गए, बाकी जो 2-3 हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहते। तो आप टेस्ट क्रिकेट 120 की स्पीड के 2-3 बॉलर्स खिला के नहीं जीत सकते। इंग्लैंड के साथ जो आप होम पे जीते वो ऑब्वियसली उसमें स्पिन का बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन साउथ अफ्रीका में जब आप जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो वहाँ पे आप स्पिनर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि ये जो एक बॉलिंग का फैक्टर है ना, स्पेशली फास्ट बॉलिंग का, उसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। बिल्कुल, आपका ट्वीट भी मैंने देखा था कि पाकिस्तान ने लास्ट टाइम भी जब जीता था साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच, तो शुएब अख्तर का फाइफर था। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कप्तानी की बात करें, शान मसूद के अब 10 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, 2-8 चल रहा है, काफ़ी ये जो है ना एक उनका रोलर कोस्टर जर्नी रहा है। तो मतलब आप शान मसूद का फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें भी लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। तो अब चूंकि नया WTC साइकिल स्टार्ट होना आफ्टर दिस वेस्ट इंडीज सीरीज, तो शान मसूद का फ्यूचर आप एज ए कैप्टन कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा चेंजेस जब करते हैं टेस्ट टीम के अंदर या कोई कोई भी टीम हो, तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो मेंटेन नहीं हो सकती। और क्रिकेट के अंदर जो है वो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, एक स्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाए प्लेयर्स को भी, वो कोई भी रोल हो, बेशक कैप्टन हो। तो आपने 1 साल पहले भी कैप्टन चेंज किया, तो अब आप दोबारा अगर 1 साल के बाद दोबारा कैप्टन चेंज करने की बात कर रहे हैं तो ये कोई एक आइडियल वे नहीं है टीम को डेवलप करने का या इस्टेब्लिश करने का। अब 10 टेस्ट मैचेस में उनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन 10 में से 5 ऐसे मैचेस हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया में और 2 साउथ अफ्रीका में, जो कि शायद अगर कोई और भी कैप्टन होता, मैं शान को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन आप अगर हिस्ट्री देखें सिंस 99 11 टूर्स किए हैं पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के, 30 मैचेस में से सिर्फ एक मैच जीते हैं आप। 29 मैचेस पाकिस्तान हारा है, 11 सीरीज हैं, और उन 11 सीरीज में 30 मैचेस में सिर्फ एक मैच आप जीते, ड्रॉ भी नहीं कर पाए। तो उसके अंदर अब अगर आप शान को रख लें कैप्टन, रिजवान को रख लें, बाबर को रख लें, साउथ शकील को रख लें, जिसको मर्जी आप रख लें, रिजल्ट यही एक्सपेक्टेड थे। तो अगेन जैसे मैंने बोला, मैं शान को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा। उनकी जो सबसे ज़्यादा जो उनकी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी वो बांग्लादेश सीरीज थी, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि पाकिस्तान 2-0 हारेगा, इंग्लैंड को हराए। तो ये आई थिंक कि थोड़ा सा जो रिकॉर्ड उनका ख़राब है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की वजह से भी है। तो फॉर्म उनकी थोड़ी बहुत ठीक है, इंग्लैंड सीरीज़ में भी सेंचुरी की, यहाँ पे भी एक सेंचुरी की। तो आई थिंक कि शान को ही जो है आपको उनके साथ जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कैप्टन चेंज कर भी देते हैं तो आपकी टेस्ट क्रिकेट की जो इस टाइम सिचुएशन है, देखिए कैप्टन आपको एक सर्टेन लेवल तक जो है वो हेल्प कर सकता है। ये नहीं है कि आप 120 की स्पीड के 3 फास्ट बॉलर्स खिलाएं
और आप कैप्टन चेंज कर दें और आप ये कहें कि ये आपको मैचेस जितवाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा पाकिस्तान इस तरह की खुशफहमी में रहता है। तो आई थिंक के पाकिस्तान को शान के साथ ही अभी कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि कैप्टन अकेला मैच नहीं जितवा सकता, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे थोड़ा सा बात करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ के स्टार्ट में भी हमने बात की थी, बाबर आजम इस टीम में वापस आ रहे हैं तो कैसे सेटल होंगे, क्योंकि कामरान गुलाम ने भी मुल्तान में 100 किया था, तो पाकिस्तान मैनेजमेंट ने यही डिसाइड किया कि अब्दुल्ला शफीक को बिठाया और बाबर को खिलाया। तो मगर भाई 19 इनिंग्स कोई 50 नहीं है, और एकदम नंबर 3 जो कि मुश्किल पोजीशन है बैटिंग करने के लिए, और फिर एज एन ओपनर 2 50s एक ही दिन में, मतलब कैसे आप इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे? आपने इतने क्लोजली भी बाबर को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखा और ये परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका में। देखिए, सबसे पहले जो मैं एक बात करना चाहूँगा बाबर के हवाले से, वो उनका जो नंबर है ना, इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में बेशक वो आउट ऑफ फॉर्म थे, उनसे बड़ा बैट्समैन इस टाइम कोई नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ठीक है, वो आउट ऑफ फॉर्म थे, और उनका जो एक स्टेचर है, उनका जो स्टेटस है, वो एक बड़े क्रिकेटर्स में से आता है। और ये एक बहुत बड़ा उनका स्टेप था, एक सेल्फलेस उनका स्टेप था कि पहले वो नंबर 3 के ऊपर आए और फिर नंबर 3 से वो ओपनिंग के ऊपर आ गए। इवन दो के दोनों पोजीशंस उनके लिए आइडियल नहीं है, उनको नंबर 4 पे ही बैटिंग करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़ा प्लेयर हो और वो ये बोले कि यार मैं 3 पे या ओपनर आ जाता हूँ अगर नीचे रन नहीं हो रहे, या अगर आपने किसी नए प्लेयर को अकोमोडेट करना है। और इवन जब बाबर आए थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर नए, जब उनका करियर स्टार्ट हुआ था, तो उनको 3 के ऊपर बैटिंग करना पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम जो आपके बाकी के प्लेयर्स थे वो ज़्यादा अपने आप को बेहतर महसूस करते थे 4 या 5 के ऊपर। तो एक तो ये आई थिंक बहुत ही बड़ा एक स्टेप था बाबर की तरफ से, और ये जब वो कैप्टन थे तो उन्होंने तब भी ऐसा किया, जब वो कैप्टन थे तब भी वो नंबर 3 पे आए थे। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि हमने देखा था वनडे सीरीज में, हमें इस तरह की इंडिकेशंस मिल गई थी कि बाबर आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में वापस आ रहे हैं। 2 मैच विनिंग 50s थी उनकी वनडे सीरीज में, और फिर यहाँ पे हमने देखा है कि 3 कंसेक्यूटिव 50s। साउथ अफ्रीका में जैसे मर्जी कंडीशंस हों, आई थिंक के पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि बाबर जो है वो फॉर्म में वापस आए हैं। और एक ये जो है ना, एक बहुत बड़ी आप कह लेंगे एग्जाम्पल है कि 1 या 2 परफॉर्मेंसेस के ऊपर आप कभी भी ओपिनियन कायम नहीं कर सकते। अब बाबर ने अगर एज एन ओपनर एक दिन में 250 किए हैं, दैट डज नॉट मीन कि ये उनकी बेस्ट पोजीशन है। आपको हमेशा ओपिनियन के लिए एक बड़ा सैंपल साइज चाहिए होता है, और अगर आप बिगर सैंपल साइज देखेंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि बाबर की आज भी जो आइडियल पोजीशन है वो नंबर 4 है। तो अब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज में कैसे जाता है, मे बी होम कंडीशंस में 3 के ऊपर इतना फर्क ना पड़े, बट इन द लॉन्ग रन आई थिंक बाबर को जो है वो नंबर 4 पे वापस आना होगा। बिल्कुल आई एग्री, क्योंकि जब अजहर अली रिटायर हुए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये साउथ का भी जब हुआ था डेब्यू, तो बाबर एक दफ़ा 3 पे आए थे, लेकिन फिर वो बात नहीं बनी, तो फिर शान को नंबर 3 पे किया गया। तो मज़र भाई, मूविंग फॉरवर्ड टू द वेस्ट इंडीज़ सीरीज़, क्योंकि ये इस तरह लिंक है कि अब हमने हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की बात सुनी, इसलिए हमारे स्पिनर्स जो हैं वो बाहर बैठे हुए थे, नोमान और साजिद स्क्वाड में भी नहीं थे। तो अब वापस जब हम मुल्तान जा रहे हैं 2 टेस्ट मैचेस के लिए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, तो आप स्क्वाड को किस तरह देखते हैं? टॉप ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। अब चूँकि साइम इंजर्ड हो चुके हैं, तो अब क्या पाकिस्तान का वही आप वाली बात कि अब बाबर पे कितना बिलीव बन चुका है कि एज एन ओपनर और एज नंबर 3 वो होंगे, क्योंकि इमामुल हक को भी शाहीन्स का कैप्टन बनाया गया और वो प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, पिंडी में खेलेंगे। तो अब बाबर जो है वो नंबर 3 पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कामरान गुलाम भी उधर है। तो आप किस तरह पाकिस्तान के टॉप 4 को देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को अब्दुल्ला शफीक को जो है वो वापस लाना होगा। अब्दुल्ला के वनडे में भी वो बाहर नहीं होते, ये एक बाद में हम इसको बात करेंगे। 3 डक्स किसी से भी हो सकती हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। उनकी इस तरह की मेच्योरिटी उन्होंने दिखाई हुई है टेस्ट क्रिकेट में कि उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए। तो आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान को शान और अब्दुल्ला को करंट सिचुएशन में, क्योंकि आपके पास अभी नंबर 3 का इशू आ रहा है, तो आप उनके साथ ओपन कर सकते हैं। कामरान को आप नंबर 3 के ऊपर लेकर आएँ। पाकिस्तान की कंडीशंस के अंदर आई थिंक कि कामरान को आप आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉर नंबर 3 रोल, और 4 के ऊपर जो है बाबर हों, और 5 के ऊपर जो है वो फिर आपके पास साउथ शकील है। तो आई थिंक के अब्दुल्ला को जो है वो पाकिस्तान को इस टीम में वापस लाना होगा। जो आपने एक बैकअप ओपनर रखना है स्क्वाड के अंदर, वो इमाम भी हो सकते हैं, या अगर आपने किसी और को यंग प्लेयर को आपने ट्राई करना है। हम यंग प्लेयर्स में अक्सर ये भूल जाते हैं कि अब्दुल्ला भी यंग है, 25 साल उनकी एज है, और अगर आपका एक सीज़न या एक साल बुरा गया है तो आप उससे बुरे प्लेयर नहीं हो जाते। और आपने जो है वो कंसिस्टेंसी का जो फैक्टर है उसको आपने मेंटेन करना होता है। मैं यहाँ पे आपको 10 एग्जांपल्स दे सकता हूँ टॉप ऑर्डर बैटर्स की कि दुनिया उनको कितना बैक करती है, और हमारे यहाँ एक सीज़न के बाद आप जो है वो प्लेयर को जो है चेंज कर देते। तो आई थिंक कि शान, अब्दुल्ला, कामरान, बाबर एंड साउद, ये आपका जो है वो टॉप 5 होना चाहिए।
इसी के साथ वेस्ट इंडीज़ में बॉलिंग अटैक की भी इस सीरीज़ के लिए बात कर लेता हूँ, क्योंकि अब्बास अभी उनका कमबैक हुआ है, लेकिन आमिर जमाल थोड़े से ऑफ कलर नज़र आए हैं पेस अटैक में। तो अब पाकिस्तान में खेलते हुए आई थिंक मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3 स्पिनर्स होंगे और एक फास्ट बॉलर होगा, जैसे हमने इंग्लैंड के 2 टेस्ट मैचेस में देखा है। तो आप कैसे देख रहे हैं, मतलब 3 स्पिनर्स में भी क्या जाहिद महमूद खेलेंगे दोबारा से, या हम अबरार या मेहरान मुमताज़ को देख सकते हैं, क्योंकि वो स्क्वाड का हिस्सा थे लास्ट टाइम? देखें, ये तो अब इंटरेस्टिंग है कि आप पिचेस कैसे बनाते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम भी इसके ऊपर बात हुई थी कि अक्टूबर के अंदर जो आपका वेदर था वो डिफरेंट था, आपकी धूप निकलती थी। अभी आप देख लें कि पंजाब में जो है वो सदर्न पंजाब हो या पंजाब हो, उसमें धूप जो है बहुत कम निकल रही है। और क्या उस तरह की पिचेस वो बना पाएंगे? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब सर्दियों में पाकिस्तान में क्रिकेट होती है, पास्ट में भी स्पेशली पंजाब वाली साइड के ऊपर, तो मोस्टली आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस जो है वो देखने को मिलती थी, और उसमें बॉलर्स के लिए कोई ख़ास हेल्प नहीं होती थी, स्पिनर्स के लिए भी नहीं होता था, बाउंस भी नहीं होता था। तो अब पहले तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्यूरेटर्स के लिए कि क्या वो उस तरह के पिचेस बना सकते हैं जो कि इंग्लैंड सीरीज़ में थी। अगर तो थी तो फिर तो आप 2-3 स्पिनर्स खिला सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फिर अपनी स्ट्रेटजी को देखना होगा। और अभी कुछ शायद इस तरह की भी इतलात आ रही हैं कि शाहीन अफरीदी जो है वो वापस आ जाएंगे टेस्ट टीम के अंदर। अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। नसीम की फिटनेस का भी हमें नहीं पता कि वो लास्ट केप टाउन टेस्ट मैच तो नहीं खेले, तो क्या वो अब फिट होंगे। तो आई थिंक कि ये डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी हैं। बट आप फिर भी जो है ये जेन में रख पाकिस्तान को रखना होगा कि हम 2 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर्स को खिला सकते हैं। अगर आपके पास 2 स्पिनर्स हैं तो ये काफ़ी होते हैं। इवन जो इंग्लैंड सीरीज़ थी उसमें 2 स्पिनर्स ने ही बॉलिंग की थी, जाहिद का तो ज़्यादा उसकी बॉलिंग ही नहीं आई थी। और अगर तीसरा स्पिनर ज़रूरत पड़ भी जाए तो वो सलमान आगा तो है ही टीम में। तो आई थिंक कि 2 स्पिनर्स और 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स जिनकी कि कोई 130-140 की स्पीड हो, बल्कि 130 भी नहीं 140 तक हो, उनको जो है खेलना चाहिए। और अब्बास का बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ पे सेंचुरियन में तो उन्होंने आउट कर दिए थे, लेकिन क्या उस पेस के ऊपर वो बाकी कंडीशंस में आउट कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, लेकिन वेस्ट इंडीज़ मज़र भाई आ रही है 18 साल बाद टेस्ट खेलने पाकिस्तान में। लास्ट टाइम जब आए थे तो बड़े बड़े नाम थे उस टीम में, उसमें ब्रायन लारा भी थे। तो आपकी कोई ख़ास मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें उस वक्त की, क्योंकि हमारी तो ब्लर मेमोरीज़ हैं तब की। देखिए, उस सीरीज़ की बड़ी ज़बरदस्त मेमोरीज़ हैं। वो उसका जो एक टेस्ट मैच था लाहौर में, वो मैंने स्टेडियम में देखा था, ग्राउंड में। और उसके अंदर जो है वो ब्रायन लारा ने सेंचुरी की थी। और इसी तरह मोहम्मद यूसुफ की जो है उस टाइम बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई थी, बिल्कुल। और उन्होंने भी उस मैच में सेंचुरी की थी। और उसी सीरीज़ के दौरान जो है मोहम्मद यूसुफ जब कराची गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने विव रिचर्ड्स का जो रिकॉर्ड था एक साल में सबसे ज़्यादा रन्स का 2006 में, वो रिकॉर्ड उन्होंने उस सीरीज़ में तोड़ा था। तो यूसुफ की एक पीक फॉर्म थी। ब्रायन लारा का करियर का एंड हो रहा था, उनके करियर की आखिरी टेस्ट सीरीज़ थी वो, और उसके अंदर भी वो जितने कंफर्टेबल थे, मुल्तान में भी वो अच्छा खेले थे, फिर लाहौर में आके उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी। तो आई थिंक के ये वाली मेमोरीज थी। फिर उसकी जो वनडे सीरीज़ थी उसमें ये सारे क्रिस गेल हो गए, जितने उनके प्लेयर्स थे वो भी उस सीरीज़ में खेले थे। वो वाला जो वनडे मैच था वो भी मैंने जो है वो ग्राउंड में देखा था। उसमें एक आई थिंक फ्लड लाइट फेलियर भी हो गया था, तो थोड़ी देर के मैच रुक भी गया था। तो आई थिंक एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में अब प्रॉपरली जो एक क्रिकेट जो लोगों ने अवाम ने 10 साल मिस की थी, वो अब हर टीम जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे आकर टेस्ट सीरीज़ भी खेल रही है, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी है। तो एक एक और अभी इस टाइम दोनों जो हैं अगर आप देखें तो बॉटम की टीम्स हैं टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में। तो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है। वेस्ट इंडीज़ ने लास्ट ईयर जो है वो इन्हीं दिनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच हरा दिया था। तो उनकी जो टीम है उसको आप इतना लाइटली नहीं ले सकते। आपने WTC टेबल की बात की है, तो 2 टेबल टॉपर्स हमारे पास आ चुके हैं, और वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने मज़हर भाई जैसे हराया है इंडिया को 3-1, मतलब इस सीरीज़ से पहले मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया इस तरह से हारेगा। पहला टेस्ट भी उन्होंने जीत लिया, लेकिन इसमें इंडिया के लिए बड़ी चीज़ जो रही है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो उनके 2 बड़े प्लेयर्स हैं, वो दोनों आउट ऑफ फॉर्म। वो आउटसाइड ऑफ वाला जो विराट कोहली के साथ हो गया है पूरी सीरीज़ में, फॉरगेटेबल सीरीज़ है उनके लिए। तो आप इन दोनों बड़े प्लेयर्स का फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा जो है एज अ कैप्टन वो सिडनी टेस्ट में बाहर बैठे। देखिए, रोहित शर्मा तो एक डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं। वो वाइट बॉल में तो एक लेजेंडरी उनका स्टेटस है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर कभी भी उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश नहीं किया। उनकी अगर कुछ परफॉर्मेंसेस हैं भी तो वो होम कंडीशंस के अंदर ज़्यादा हैं, और एक स्पेसिफिक फेज था जिसके अंदर के उनके अच्छे रिजल्ट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। अदरवाइज़ उनका करियर का स्टार्ट हो या अभी हो, उन्होंने मोस्टली जो है वो टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल किया है। और उनकी पोजीशन के ऊपर हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क भी रहा है कि आया कि कभी कि उनको होना चाहिए। कभी वो एज एन ओपनर भी खेले हैं, नीचे भी आके खेले हैं, तो काफ़ी कोई
मतलब कि 10-11 साल के अंदर वो खुद को टेस्ट क्रिकेट में उस तरीके से एस्टेब्लिश नहीं कर सके। विराट कोहली जो है वो डिफरेंट है। विराट कोहली का जो एक फेज़ था स्पेशली 2014 ऑनवर्ड्स, तो उसके अंदर जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी, कोई तकरीबन जो 40 टेस्ट मैचेस थे उनकी तकरीबन 60 की एवरेज थी। ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने एक मैच में 2-2 सेंचुरीज की हुई हैं। देन इंग्लैंड का एक टूर था जहाँ पे कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि वो इंग्लैंड में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2018 में जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया। साउथ अफ्रीका में उनकी परफॉर्मेंस होम कंडीशंस में तो वो ज़बरदस्त थे। तो आई थिंक वो जो इनका एक लेजेंडरी स्टेटस था, उसकी वजह से इंडिया ने जो है थोड़ा सा उनको एक लंबा चांस दिया। और जब वो आउट ऑफ फॉर्म हुए थे कोविड के बाद, तो वो तीनों फॉर्मेट्स में आउट ऑफ फॉर्म थे। तो लेकिन हमने देखा कि वनडे में और टी20 में उनकी फॉर्म वापस आ गई थी। तो शायद ये भी एक फैक्टर था कि इंडिया ये सोच रहा था कि अगर उन दो फॉर्मेट्स में उनकी फॉर्म वापस आ गई है तो इवेंचुअली टेस्ट क्रिकेट में भी आ जाएगी। बट 40 टेस्ट मैचेस में 32 की एवरेज होना, ये जो है वो आई थिंक इतना लंबा चांस जो है वो इंडिया ने आज तक अपनी हिस्ट्री में किसी को नहीं दिया। तो ये तो आई थिंक एक बहुत ही टफ डिसीजन होगा विराट कोहली के लिए भी, उनके सिलेक्टर्स के लिए भी। हाँ ये है कि आगे क्योंकि उनकी होम सीरीज होंगी तो मे बी इंडिया ये सोचे कि लेट्स गिव हिम वन मोर चांस, कि शायद होम कंडीशंस में जो है उनकी फॉर्म जो है वो वापस आ जाए। बिल्कुल। और इसके साथ जो टेस्ट क्रिकेट के मतलब 2 डिवीज़न टेस्ट क्रिकेट पे बात होना स्टार्ट हो गया इस सीरीज़ के फ़ौरन बाद से। और जो अगला WTC साइकिल है 2027 से 2029 तक, उसके लिए ये बात हो रही है कि 2 डिवीजन्स में डिवाइडेड होंगी टेस्ट टीम्स, और उसमें ताकि बड़ी टीम्स जो हैं आपस में ज़्यादा खेल सकें। और जो बाकी टीम्स हैं, अगर वो मतलब लाइक, अब आप ये एक्सप्लेन करें कि बाकी टीम्स का होगा क्या, वो कितनी ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगी और इसका टेस्ट क्रिकेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, मतलब इससे कोई फ़ायदा भी होने वाला है, या जो जैसे टीम्स वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, हमें कम क्रिकेट देखने को उनकी मिलेगी टेस्ट में? देखें ऑलरेडी उनकी कम हो रही है, तो अगर आप 2 डिविजन्स लेकर आते हैं तो उससे तो मज़ीद कम हो जाएगी। और इवन कुछ लोग जो बात कर रहे हैं कि अगर आपकी रेलीगेशन का उसके अंदर आप अगर एलिमेंट रखते हैं, एक अगर कोई जेपर्डी है, तो वो सिस्टम शायद ठीक है, लेकिन वो भी कैसे इस मसले को हल करता है ये मेरी समझ से बाहर है। कि अक्सर जो लोग कह रहे हैं कि जी अगर आप इंग्लैंड रेलीगेट हो रहा है तो उससे जो नीचे वाली टीम्स हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल जो डिवीजन 2 है उसके अंदर अगर श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, इस तरह की अगर टीम्स हैं तो मैक्सिमम एक टीम जो है वो प्रमोट होगी या 2 हो जाएंगी। तो फिर भी 1 या 2 टीम्स तो ऐसी होंगी कि जो कि अगले 5-6 साल में उनको मौका ही नहीं मिलेगा कि वो किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलें। तो आई थिंक इससे आपकी जो टेस्ट क्रिकेट है वो मज़ीद जो है वो वीक होगी। और अभी हमने ऑलरेडी देखा है कि जो आपकी टेस्ट चैंपियनशिप है उसके अंदर फिर भी एक कॉन्टेक्स्ट है कि आप जो है वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी खेलते हैं। जिस तरह अगर वेस्ट इंडीज़ है तो वो इंग्लैंड के साथ भी जो है खेल सकता है। बट जब आप डिविजन्स बना देंगे या टीयर्स बना देंगे तो फिर जो है वो जो थोड़ा बहुत एक अभी टीम्स के पास एक आप कह लें कि अपॉर्चुनिटी है टू प्ले अगेंस्ट बेटर टीम्स और अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करें, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। एंड देन मोस्टली जो टीम्स हैं इस टाइम वो रिलाई करती हैं ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू के ऊपर बाय प्लेइंग अगेंस्ट द बिगर नेशंस। तो अगर तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी तो फिर अगेन आप उनके रिसोर्सेज को मज़ीद जो है वो मिनिमाइज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो है वो किसी भी तरह से जो है वो टेस्ट क्रिकेट का सोल्यूशन नहीं है। अभी आप इस टाइम जो सिचुएशन हो गई है कि लास्ट ईयर वेस्ट इंडीज़ ने ये बोला कि हमें तो वेस्ट इंडीज़ की ऑस्ट्रेलिया जो हमने टीम भेजी है हमारा उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक कॉस्ट आई है। वो आई थिंक $2 मिलियन की तकरीबन फिगर थी, और उसके रिटर्न में वेस्ट इंडीज़ को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। अब जिम्बाब्वे की जो टीम है उन्होंने इस साल इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच खेलना है, और इंग्लैंड जो है वो जिम्बाब्वे को एक फीस दे रहा है कि आप हमारे कंट्री में आके खेलें, हम आपको पैसे देंगे, जो कि एक बहुत ही अनप्रेसिडेंट चीज़ है। तो क्रिकेट तो इस तरफ जा रही है। तो क्या फिर फ्यूचर भी इसी तरह ही होगा कि आप कल को श्रीलंका को या वेस्ट इंडीज़ को या पाकिस्तान को आप उनको बोलेंगे हम आपको बुलाते हैं और हम आपको पैसे देंगे। तो इस टाइम तो ये सिचुएशन हो गई है कि टीम्स जो हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को निकाल दें, इंग्लैंड और इंडिया, इन 3 टीम्स को निकाल दें, बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं उनके लिए टेस्ट क्रिकेट इस टाइम एक लॉस मेकिंग वेंचर है। और पाकिस्तान इस साल जो है वो सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस खेल रहा है, और जनवरी के बाद जो अगले 14 महीने सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हैं। तो ऑलरेडी जो है वो इतनी कम क्रिकेट है इन टीम्स के पास, और आप अगर उसको मज़ीद कम कर देंगे तो वो टेस्ट क्रिकेट का जो आप उसका हल निकालना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। और अगर ये भी जो एक है कि जो बिगर नेशंस हैं, जो बिग 3 है, वो अगर आपस में खेलते रहेंगे तो वो भी एक स्टेज के ऊपर जाके ओवरकिल हो जाएगा। अभी आपको बीजीटी अच्छी लग रही है क्योंकि 4 साल के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। अगर हर साल या हर 2 साल के बाद जाना शुरू हो जाएगा, इवन देखें जो बीजीटी है
वो जितनी मर्जी एक्साइटिंग क्रिकेट हो, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी से तो बड़ी नहीं है। जब इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट कंसिस्टेंटली हो रही थी 2004 में 5 में हर साल एक सीरीज होती थी, तो लोगों का इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा था। सहवाग ने जो मुल्तान में 300 किया था, उसमें ग्राउंड में कोई क्राउड जो है वो मौजूद नहीं था। यहाँ जो शाहिद अफरीदी ने हरभजन को 4 छक्के मारे थे लाहौर में, आधे से ज़्यादा ग्राउंड खाली था, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा आपने कर दिए थे। तो दैट इज़ ओवरकिल। हमने बाकी भी देखा है, इवन बिग बैश के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जब अपना सीजन को एक्सपैंड किया तो वो बिग बैश उनकी फ्लॉप हो गई थी। अब वो दोबारा जो है उन्होंने उसको श्रिंक किया है। तो आई थिंक कि ये ठीक है। तकरीबन कोई 8.5 लाख लोग देखने आए थे बीजीटी, बट अगर आप उसको बार बार करवाएंगे तो वो एक स्टेज आएगी कि ये लोग भी जो है सोचेंगे कि अब हमें नई टीम्स चाहिए। और जब आपने सेकंड टियर बनाया होगा और बाकी जो टीम्स हैं उनकी ये हालत होगी कि वो 2 दिन भी मैच में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो आपके पास ओपोनेंट्स ही नहीं बचेंगे जिनके साथ आपने खेलना है। तो फिर शायद फ्यूचर यही है कि 10 साल के अंदर सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 3 टीम्स टेस्ट क्रिकेट खेल रही होंगी और बाकी जो है वो शायद इसको छोड़ ही दें। लेकिन इसमें ये भी डिपेंड करता है ना कि बाकी बोर्ड्स का क्या रिएक्शन है इस सारे प्लान के ऊपर, क्योंकि आप जैसे आपसे पहले भी टेस्ट क्रिकेट पे बात हुई है तो आप कह रहे थे कि बोर्ड्स जो है ना, हमारी वाली टीम्स जैसे पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ये इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है भी नहीं, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि लॉस में जा रहे हैं। तो अब इनका क्या रिएक्शन होता है या ये क्या चाहते हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा कि ये 2 डिवीजन जो है कितना कामयाब होता है या इसका कितना अप्रूवल होता है। तो आपका क्या ख्याल है कि बाकी बोर्ड्स इस पर कैसा रिएक्ट करेंगे, मतलब कि इसके हक में होंगे हम कि हम ठीक है, हम कम क्रिकेट खेलने में राजी हैं, या मतलब कुछ बोर्ड पुश करेंगे नहीं हमें भी टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलनी है? देखिए, कुछ अभी जिस तरह टीम्स हैं, जिस तरह न्यूजीलैंड है और साउथ अफ्रीका है, वो अभी उस कैटेगरी में नहीं है जहाँ पे कि आज पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज़ या श्रीलंका खड़ा हुआ है। उनकी टीम्स अभी भी कॉम्पीट कर रही हैं। साउथ अफ्रीका तो टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में भी है, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं थोड़े से बेहतर हैं, कंट्री में टैलेंट भी थोड़ा बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेहतर है। लेकिन एट सम पॉइंट ये बोर्ड्स ये सोचना शुरू कर देंगे कि भाई अगर हमें कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा तो ठीक है, फिर हम टेस्ट क्रिकेट को सिर्फ एक एज ए हेरिटेज लेते हैं कि हम साल के अंदर जो है वो कोई 1 या 2 हम सीरीज़ खेल लेंगे और दैट्स इट, जो कि ऑलरेडी आप उस पॉइंट के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज़ जो है उनको अगर ये लगे कि जी उनकी टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी या वो खेलेंगे ही नहीं तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। इवन एट सम पॉइंट पाकिस्तान को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी आप देखेंगे 14 महीने के अंदर 2 टेस्ट मैचेस हैं, तो आपकी टेस्ट क्रिकेट कहाँ पर है? और साल के अंदर 5-5 मैचेस हो रहे हैं। तो आई एम प्रिटी श्योर कि अभी नहीं, शायद अभी कुछ लोगों को सुनने में ये बात बड़ी अजीब सी लगे कि जी टेस्ट क्रिकेट तो पिनैकल है, आपका हाईएस्ट फॉर्मेट है। ये सिर्फ हम कहते हैं, है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में भी T20 क्रिकेट की वजह से आपकी टेस्ट क्रिकेट चल रही है, वहाँ से आपको सारे पैसे आते हैं, वो PSL हो या बाकी जो राइट्स हैं वो हों। जो आपका ICC रेवेन्यू है जिसका कि पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं हर साल, वो भी वाइट बॉल क्रिकेट की वजह से ही है मोस्टली। उसके अंदर टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ही है ना। तो आई थिंक के मे बी आज से 8-10 साल के बाद जो है वो बोर्ड्स खुद ही कहना शुरू कर देंगे कि हम जो है वो टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर हैप्पी विद प्लेइंग 1 और 2 सीरीज इन अ ईयर। चलें, होपफुली इसका रिजल्ट अच्छा निकले और एज अ क्रिकेट फैन तो आप ऑलवेज जो है वो चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट देखने को मिले, क्योंकि अभी बीजीटी को भी हमने एज अ पाकिस्तानी फ़ैन भी इंजॉय किया है। लेकिन कमिंग बैक टू वाइट बॉल क्रिकेट और पाकिस्तान पे बात करते हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी करीब आती जा रही है और उसका स्क्वाड भी जो है उसकी अनाउंसमेंट भी करीब है। तो अब साइम अयूब की इंजरी को आप कितना बड़ा सेटबैक देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और कितने मज़र भाई इसके चांसेस हैं कि साइम जो है ना वो खेले, क्योंकि अभी उनके लंदन में ट्रीटमेंट और उनका इलाज वगैरह स्टार्ट हो चुका है। तो अब पाकिस्तान का साइम अगर नहीं होते तो कैसा टॉप ऑर्डर बनेगा? फ़खर जमान की भी ये स्टेटमेंट आई है कि मैं पहले हेल्थ इश्यूज़ थे उनके साथ जिसकी वजह से वो फुली फिट नहीं थे, तो अभी उन्होंने कहा कि मैं फुली फिट हूँ और एक्शन में आने के लिए तैयार हूँ। तो अब अगर फ़खर आते हैं, अब्दुल्ला हैं और इमाम के भी कमबैक की बातें हो रही हैं, तो आप ये टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में कैसा देख रहे हैं? देखिए, जो इनिशियल रिपोर्ट थी वो तो ये थी कि साइम 6 हफ्ते के लिए बाहर हैं। तो अगर तो 6 हफ्ता ही है तो फिर तो ठीक है, वो रिकवर कर जाएंगे। बट अभी जो रिपोर्ट्स आनी है, मेडिकल रिपोर्ट्स, वो तो अभी उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या वो फुली रिकवर हो जाएंगे। बट आई थिंक कि जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस करना है इन द कमिंग वीक, वो आई थिंक कि पाकिस्तान उसके अंदर साइम को रखेगा। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने जो है वर्ल्ड कप में पिछले साल या 2023 में जो है वो ट्रेविस हेड को रखा था, और जब वो बाद में रिकवर हुए थे तो उन्होंने टीम को ज्वाइन सेम हमने शाहीन को 2022 में रखा था। लेकिन शाहीन तो शुरू से खेल रहे थे ना, शाहीन तो पहले मैच से खेल रहे थे। ट्रेविस हेड का तो उनको पता था कि शुरू के 3-4 मैचेस वो नहीं खेलेंगे। तो अगर तो यहाँ पे कोई इस तरह का फैक्टर हुआ
कि पाकिस्तान को ये लग रहा हुआ कि यार साइम पहला मैच मिस कर देंगे और उसके बाद सेकंड मैच जो है वहाँ से जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं, तो पाकिस्तान शायद उनको स्क्वाड के अंदर रखेगा। अगर नहीं भी तो आप उस प्लेयर को जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई थिंक कि इन केस अगर साइम अवेलेबल नहीं होते तो पाकिस्तान को अब्दुल्ला शफीक की तरफ वापस जाना चाहिए। 3 डक्स उनसे हो गई हैं, बट उनका वर्ल्ड कप अच्छा गया था, उन्होंने हाई प्रेशर मैचेस में अच्छा खेला था। 350 का टारगेट तकरीबन हैदराबाद में चेज किया अगेंस्ट श्रीलंका। वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने जिम्बाब्वे में खेला, अच्छा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में खेला, अच्छा परफॉर्म किया। उन 6 मैचेस में उनकी 49 की एवरेज है, जो वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं। अब एक सीरीज के ऊपर आप किसी प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं, बेशक उसने 3 डक्स की हों और 25 साल उसकी एज है, ऐसा भी नहीं है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो आई थिंक कि आपने उनको रखना चाहिए आपको अपने सिस्टम में, स्क्वाड के अंदर। और अब्दुल्ला के अंदर खास बात यह है कि वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं अगर कोई ज़रूरत पड़े आपको। वैसे तो अभी मिडिल ऑर्डर में बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो वो 4 पे भी खेल सकते हैं या 5 पे भी खेल सकते हैं। तो आई थिंक के आइडियली तो फ़खर और साइम ही आपके ओपनर्स होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप अब्दुल्ला को लेकर आएँ। 3 के ऊपर आपके पास बाबर हैं, 4 के ऊपर आपके पास रिजवान है, 5 के ऊपर सलमान आगा होंगे, 6 पे इरफान नियाज़ी या कामरान गुलाम है। और बैकअप ओपनर की आपको ज़रूरत नहीं है इन द करंट सिचुएशन, क्योंकि बाबर भी ओपन कर सकते हैं, रिजवान भी ओपन कर सकते हैं। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी आपके होम के अंदर हो रहा है, इन केस अगर लास्ट मोमेंट भी आपको रिप्लेसमेंट चाहिए हो तो आप इजीली किसी प्लेयर को, इमामुल हक हो या कोई और हो, आप उसको स्क्वाड में ऐड कर सकते हैं। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये आपका एक किस्म का होम एडवांटेज है। तो आई थिंक के इस चीज़ को पाकिस्तान को देखना है। जो असल जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपका ऑलराउंडर का इशू है कि आपने जो है 7 के ऊपर किसको खिलाना है। आप 4 बॉलर्स के साथ नहीं खेल सकते बार बार। ठीक है, आपकी अभी वनडे में अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन आपके पास 5 बॉलर्स होने चाहिए। वो 5वां बॉलर जो है या तो शादाब खान होगा या अराफात मिन्हास होगा। इस तरह जो है ना, आई थिंक आपको एक ऑलराउंडर चाहिए। बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्योंकि जब साइम नहीं होंगे तो ये जो आखिरी स्पेल होगा 5वें बॉलर वाला 10 ओवर्स वाला, आगा ओवर करेंगे, साथ में साइम पहले करते हैं, तो अब उनकी जगह पे भी आपको बॉलर तो चाहिए होगा जो साइम ओवर्स करते हैं। लेकिन शादाब की भी वापसी की बातें स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन ये मीनवाइल पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर में नए स्पिनर्स आजमाए हैं, जैसे सुफियान मुकीम है, अराफात मिनास हैं। तो अब क्या शादाब वापस आएंगे? अराफात को तो बीच में प्रॉपर चांस ही नहीं मिला, मतलब वो स्क्वाड में थे लेकिन फिर भी चांस नहीं मिला। तो अब शादाब ही वापस आकर चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे, जैसे हमारा यूजुअली यही बिलीव होता है कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए आईसीसी ट्रॉफी में, तो जो कि फेयर इनफ भी है। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान अब ये जो यंग स्पिनर आजमाए हैं इनके साथ जाएगा या शादाब वापस आ रही? देखें, ये कोई मतलब कि बात लिखी तो नहीं हुई कहीं पे कि आपने एक्सपीरियंस प्लेयर को ही आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर लेकर आना। बिल्कुल। जो पाकिस्तान 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता था उसमें 3 डेब्यूटेंट्स थे। फ़हीम अशरफ का डेब्यू चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, रुमान रईस का डेब्यू चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, फ़खर जमान जिसने टूर्नामेंट जितवाया उनका डेब्यू चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने यंग प्लेयर को नहीं ट्राई करना। शादाब जो है वो आपके 5वें बॉलर होने चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे सिलेक्टर्स को ये लगता है कि नहीं अभी उनका रिदम वापस नहीं आया या उनकी फॉर्म उस तरह की नहीं है या कोई फिटनेस इश्यूज हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल के हैं, बट जस्ट इन केस अगर उनको लगता है कि वो अभी नहीं है सूटेबल, तो आपने उनकी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट लेकर आनी है। एक ऐसा प्लेयर जो कि 10 ओवर्स भी कर सके और आपको थोड़ी बहुत बैटिंग भी करके दे सके। और वो कौन है इस टाइम पाकिस्तान में? अराफात मिन्हास है। तो आपने अराफात मिन्हास को रखना है। साथ आप स्क्वाड के अंदर 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर रखेंगे। 11 में आई थिंक अबरार आएगा, उसका जो बैकअप है वो या तो फैसल अकरम होगा या सुफियान मुकीम होगा। तो आई थिंक कि आपने रोल को देखना होता है, उसके अंदर ये नहीं है कि अब अगर शादाब अवेलेबल नहीं है तो आप जो है उसकी जगह किसी स्पिनर को ले आए जो कि बैटिंग ना कर सके। तो आई थिंक कि पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकता है अगर पाकिस्तान सिर्फ ये सोच दे कि हमें कोई बैकअप ओपनर चाहिए। आपको बैकअप ओपनर नहीं चाहिए स्क्वाड के अंदर, रिजवान बाबर दोनों ओपन कर सकते हैं अगर कोई इस तरह की सिचुएशन कभी अगर आ भी गई तो। उसके बाद आपने एक बैकअप फास्ट बॉलर रखना है, शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ, ये 3 तो आपके होंगे। इनका जो बैकअप है वो हसनैन होगा, या अगर कोई और आपकी नज़र में, आई थिंक आइडियली तो हसनैन होना चाहिए। देन एक आपको जो है वो सीम बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए कि अगर आपको 4 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ जाएं तो आप शादाब को बाहर करके या स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को बाहर करके एक फास्ट बॉलर खिला लें। और वो आपकी कंट्री में इस टाइम जो बेस्ट ऑप्शन है वो आमिर जमाल और सेकंड नंबर पे फ़हीम अशरफ। बट आई थिंक के आमिर जमाल की ज़रा पेस जो है वो थोड़ी बेहतर है। तो इस तरह के आप अगर रोल्स को लेके चलेंगे तो आपके स्क्वाड के अंदर 2 स्पिनर्स भी होंगे, 4 फास्ट बॉलर्स भी होंगे, एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर भी होगा, एक आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी होगा और एक बैकअप बैट्समैन भी जो है आप इन द फॉर्म ऑफ कामरान गुलाम
या इरफान नियाजी, उसको आप स्क्वाड के अंदर जो है वो रख सकते हैं। लेट्स सी रिजवान और मैनेजमेंट जो है आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी इसमें पाकिस्तान का कैसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लास्ट चीज़, पीएसएल का ड्राफ्ट बिल्कुल करीब आ चुका है और पीएसएल में इस दफ़ा मज़हर भाई काफ़ी बड़े बड़े नाम आए हैं। डेविड वार्नर हैं, डेरिल मिचेल हैं, चैपमैन है और कुछ अभी साइनिंग्स चल भी नहीं है। तो आप फैंस को कितनी उम्मीद देना चाहते हैं, ये पिछले सारे 9 सीज़न में से ये 10वां सीज़न कितना बड़ा होने जा रहा है या कितना एक्साइटिंग होने जा रहा है, ये आईपीएल के साथ क्लैश भी कर रहा है? देखें, एक तो ये है कि पाकिस्तान में जब से फुल फ्लेज पीएसएल आई है ना, उसके अंदर शायद इन टर्म्स ऑफ टैलेंट ये बेस्ट सीज़न होगा। हमने देखा था जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी, यहाँ 2018 में द लाइक्स ऑफ एबी डिविलियर्स, ऑयन मॉर्गन, ये वो प्लेयर्स हैं, इवन जॉनी बेस्टो, ये पीएसएल में खेल चुके हैं। ये क्रिस गेल हो गए, उस टाइम के जो बेस्ट प्लेयर्स थे, जो टॉप प्लेयर्स थे, आंद्रे रसल हो गए, सैमुअल बदरी उस टाइम नंबर 1 बॉलर थे। तो ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो आपके सिस्टम में रह चुके हैं। बट पिछले 3-4 सालों में जो है ना, ज़रा पीएसएल में जो टैलेंट था वो उस तरीके से नहीं आया जो कि आना चाहिए था। और आई थिंक कि अभी जिस तरह डेविड वार्नर का आपने नाम लिया या और इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, अभी कुछ ये भी बातें चल रही हैं कि शायद जॉनी बेस्टो जो हैं उनका भी वो मसला हल हो जाए एनओसी का, या जो केन विलियमसन है उनको अगर कोई टीम गारंटी देती है कि हम आपको पिक करेंगे, हो सकता है लास्ट मोमेंट पे उनका भी कोई माइंड जो है वो चेंज हो जाए। तो आई थिंक कि इस तरह के जो है ना हमें प्लेयर्स देख रहे होंगे। देन ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे इन द ड्राफ्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो डोमेस्टिक सीज़न है वो ख़त्म हो जाएगा। पास्ट में क्या था कि ऑस्ट्रेलिया का सीज़न डोमेस्टिक का मार्च तक चलता था, तो आप पीएसएल में उनके प्लेयर्स को एनओसी नहीं मिलता था, तो अब वो वाला इशू नहीं होगा। हमने देखा कि उस्मान ख्वाजा भी जो है वो भी जो है अवेलेबल होंगे। तो आई थिंक इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न होगा। देन आपके नए स्टेडियम्स हैं, अब लाहौर की जो कैपेसिटी है वो कोई 35,000 तक कह रहे हैं, और लाहौर कलंदर का मैच तो अगर 20,000 भी लोग देखने आ जाते थे तो बड़ा एक एक्साइटिंग माहौल होता था। तो अगर 35,000 होंगे तो आई थिंक एक मज़ीद अच्छा माहौल होगा, व्यूइंग एक्सपीरियंस फैंस का बेहतर होगा। कराची का स्टेडियम भी रेनोवेट हो रहा है, तो ये कुछ काफ़ी जो है उसमें पॉजिटिव्स हैं। बाकी अब टीम्स के ऊपर है कि वो कैसे टीम्स जो हैं वो बनाती हैं, और आई थिंक 13 जनवरी एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग डे होगा कि जो टीम्स हैं वो अपने जो उनका स्ट्रक्चर है वो जो है वो कुछ उन्होंने ऑलरेडी प्लेयर्स उन्होंने रिटेन कर ली हैं, लेकिन जो नई पिक्स हैं वो टीम्स जो हैं, अब कौन सी टीम डेविड वार्नर को लेगी, लाहौर कलंदर की अगर पहली पिक है तो उनकी कौन सी जो है वो पहली पिक होगी। तो आई थिंक ये काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग होगा। चलें, थैंक यू मज़हर भाई, और आज का शो यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। होपफुली पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ में जो है वो वाइट वॉश करके ये WTC साइकिल एक अच्छे नोट पे एंड करे, और फिर नेक्स्ट WTC साइकिल के लिए उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो पहले मैच से ही WTC फाइनल के ऊपर नजरें रखे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।